नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कक्षा 10 के विज्ञान का प्री बोर्ड का पेपर करवाने जा रहा हूं, जिसका कोड है 824 BAQ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पेपर के पहले पेज पर ये सारी चीज़ें दी गई होती है कि हमें कितना समय मिलेगा, कितने खंडों में पेपर बटा है। तो इसको स्किप करते हुए सीधे पेपर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम खंड आ देखेंगे, जिसका उपभाग पहला वाला देखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के बने त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरती है और विक्षेपित हो जाती है। सबसे कम विक्षेपण का रंग होता है। अब आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रेड कलर। रेड कलर का विक्षेपण जो होता है सबसे कम होता है। और आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि इसका अपवर्तनांक भी कम होता है, प्रकीर्णन भी कम होता है, और इसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है। और वहीं बैगनी रंग की बात करें तो बैगनी रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे ज़्यादा होता है, अपवर्तनांक भी इसका सबसे ज़्यादा होता है, और तरंग दैर्ध्य इसकी कम होती है। सेकेंड क्वेश्चन, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सिर के ठीक ऊपर स्वच्छ आसमान दिखता है। श्वेताभ, रक्ताभ, नीलाभ, कृष्णाभ। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, श्वेताभ। देखिए, इसमें ठीक ऊपर बात की गई है। जब ठीक ऊपर बोलेगा तो श्वेताभ हो जाएगा, और अगर ये क्वेश्चन ये रहता कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान कैसा दिखाई देता है, तब रक्ताभ हो जाता है। लेकिन यहाँ ठीक ऊपर स्वच्छ आसमान दिखाई देता है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा श्वेताभ। हमारा अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का सीधा आभासी व वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण प्रयोग करना होगा। उत्तल, अवतल, समतल, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जब भी कहे कि हमें सीधा आभासी और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, तो वहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अवतल दर्पण। लेकिन अगर यही कहता कि सीधा आभासी और वस्तु से छोटा, तो उत्तल हो जाता। लेकिन यहाँ पर वस्तु से बड़ा बोला है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 4, द्विउत्तल लेंस के किसी बिंदु से गुजरने वाली प्रकाश की कोई भी किरण अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से। यानी अगर कोई किरण लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरेगी तो वो बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है बोर्ड में भी ऐसा ही पूछ ले। क्वेश्चन नंबर 5, एक विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोधक के 2 सिरों के बीच विभवांतर का मात्रक होता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 6, समान मान वाले 3 प्रतिरोधों को समांतर संयोजन में जोड़ा गया है। इस संयोजन में उसका परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध की तुलना में होगा। अब आपके सामने ऑप्शन दिया है। हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि 3 प्रतिरोध हैं, तो हम मान लेते हैं कि पहला प्रतिरोध R1 है, और दूसरा R2 है, और तीसरा R3 है। और कह रहा है कि समान मान वाले हैं, यानी R1, R2 और R3 बराबर हैं। हम मान लेते हैं कि सबका मान कितना है, R है, और ये समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो परिणामी प्रतिरोध निकालने का सूत्र होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पे हम सब R1, R2 और R3 के स्थान पर R ही रखेंगे, तो हो जाएगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R हो जाएगा। तीनों का जो हर है वो सेम है, तो जोड़ देंगे तो 1/R इक्वल टू आ जाएगा 3/R। ठीक, इसको उल्टा कर दीजिए तो R इक्वल टू आ जाएगा R/3। R से काट दीजिए, आ जाएगा 1/3, यानी कि 1/3। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1/3। क्वेश्चन नंबर 7, एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। सरल रेखी, वक्रीय, वृत्ताकार, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सरल रेखी। अगर यहीं पर कुंडली जो होती वो वृत्ताकार ना होकर के सीधी होती, तो ऑप्शन हमारा बन जाता बी, वक्रीय। क्वेश्चन नंबर 8, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और हमें कह रहा है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट (10H2O). ये धावन सोडा का सूत्र है। वहीं अगर बेकिंग सोडा का सूत्र पूछे या खाने वाले सोडे का सूत्र पूछे, तो ये हो जाएगा बेकिंग सोडा, इसको बोलते हैं।
बेकिंग सोडा। दोनों सूत्र काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय युग्म है। दोस्तों, समजातीय युग्म पहचानने का तरीका क्या होता है, क्रमागत दो सदस्यों को हम घटाएंगे तो CH2 का अंतर आएगा या उनके अणुभार में 14 अंक का क्या आता है, अंतर आता है। तो आप इसको इसमें से घटाइए। देखिए यहाँ पर जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा, सिर्फ C का आएगा, क्योंकि 4 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन घटेगा तो हाइड्रोजन ख़त्म ही हो जाएगा, और 2 कार्बन में से 1 कार्बन घटेगा तो 1 ही कार्बन बचेगा। और यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको घटा लीजिए, 2 कार्बन है और यहाँ पर 1 कार्बन है, तो घटाएंगे 2 कार्बन में से 1 कार्बन बचेगा, और यहाँ पर O है, यहाँ पर भी O है, ये घट करके ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है, इधर घटाएंगे तो 3 हाइड्रोजन होगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब वहीं ऑप्शन C की बात करें तो देखिए, 1 O इसमें है, 1 O इसमें है, कट जाएगा। अब इसमें C 2 है और इसमें C 1 है, दो C में से 1 C जाएगा तो आपका बचेगा 1 C, और 2 हाइड्रोजन इधर है और 4 हाइड्रोजन इधर है, घटाएंगे तो हाइड्रोजन 2 बचेगा, यानी CH2 का अंतर है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा, इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैग्नीशियम, कॉपर, फेरस और जिंक। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा, ना कि C। ऑप्शन B इसलिए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि कॉपर जो वो हाइड्रोजन से नीचे आता है, यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी में इसका स्थान जो है वो नीचे है, यानी कहने का मतलब जो कॉपर है वो हाइड्रोजन से कम सक्रिय है, कम शक्तिशाली है, अतः यह हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता है, तो हमारा ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 1 बिलियन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, इसका pH मान है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं 6, 7, 8 और 10। तो दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, अगर किसी बिलियन का pH मान 7 है, pH मान, तो वो उदासीन होता है, और अगर 7 से क्या है, 7 से कम है, तो विलयन जो होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है, और अगर किसी विलयन का pH मान 7 से क्या है, अधिक है, तो वो विलयन होगा क्षारीय। अब हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अगर लिटमस पेपर नीला से लाल हो रहा है तो इसका मतलब वो विलयन अम्लीय है, और हमें पता है कि जब कोई विलयन अम्लीय रहता है तो उसका pH मान 7 से कम होता है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन में 1 ही दिखाई दे रहा है, 6, अतः हमारा ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा, 6। उस विलयन का pH मान जो होगा वो 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 12, पीतल है, आपके सामने ऑप्शन दिया है उपधातु, मिश्र धातु, यौगिक, विसमांगी मिश्र। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा, मिश्र धातु। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित है। दोस्तों, कीटोन समूह क्या होता है, जिसमें डबल बॉन्ड CO पाया जाता है। आप इसको अगर समेटेंगे तो C से आपका हाइड्रोजन जुड़ा है और ऑक्सीजन जुड़ा है, यानी OH, यानी कहने का मतलब C से OH जुड़ा है, ये तो होगा नहीं, इसको आप समेटिए। यहाँ पर C से क्या जुड़ा है, O जुड़ा है और H जुड़ा है, तो यानी इसमें भी क्या है, OH ही जुड़ा है C से, एल्कोहल समूह है। यहाँ पर आप देखिए C से क्या जुड़ा है, एक O जुड़ा है और इधर OH जुड़ा है, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल है। हमें बताना क्या है, कीटोन समूह बताना है, तो आप इधर देखिए C से क्या जुड़ा है, O जुड़ा है, और जिसमें CO पाया जाता है वो कौन सा समूह का यौगिक होता है, कीटोन समूह का यौगिक होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन D क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ऑप्शन दिया है आपके सामने, और हमारा ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा, क्षुद्रांत सबसे लंबा भाग होता है मानव आहार नाल का, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। आपके सामने ऑप्शन दे रखा है, जल व खनिज पदार्थों का परिवहन, वाष्प उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, खाद्य पदार्थों का वहन अथवा स्थानांतरण। तो दोस्तों, हमारा ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा, खाद्य पदार्थों का वहन और स्थानांतरण। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जाइलम का कार्य बताइए, तो जाइलम अगर पूछेगा तो हमारा ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा, जल व खनिज पदार्थों का परिवहन। और लेकिन अगर फ्लोएम पूछेगा तो खाद्य पदार्थों का वहन और स्थानांतरण, यानी कि ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, मानव में इंसुलिन का कार्य होता है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, रक्त में शर्करा स्तर का नियमन,
अंगों में वृद्धि प्रेरण, नर जनन तंत्र का विकास, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करना। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा नर जनन तंत्र का भाग है। दोस्तों ऑप्शन में हमें दे रखा है अंडवाहिका, गर्भाशय, अंडाशय, शुक्राशय। तो दोस्तों ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी जो नाम दिए गए हैं ये सब क्या है, मादा जननांग है। और हमें पूछ क्या रहा है, नर जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र में क्या हो जाएगा, शुक्राशय, यानी हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी घर से, प्राथमिक विद्यालय से, मंदिर से, गिरजाघर से। तो दोस्तों ये सबको पता है कि मेंडल ने अपनी शिक्षा जो कहाँ से प्राप्त की थी, गिरजाघर से प्राप्त की थी, ठीक ना। और उन्होंने एक चर्च में क्या किया था, मटर के पौधे पर क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। कितने वर्षों तक किया था, लगभग 7 वर्षों तक उन्होंने मटर के पौधों पर क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। हो सकता है बोर्ड में पूछ दे कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था, तो आपको ध्यान में रखना कि मटर के पौधे पर किया था। क्वेश्चन नंबर 19, मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण निर्भर करता है पिता से प्राप्त लिंग सूत्र पर, माता से प्राप्त लिंग गुणसूत्र पर, माता और पिता दोनों से प्राप्त लिंग गुणसूत्र पर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि बच्चों का लिंग निर्धारण के लिए जो उत्तरदायी होता है वो पिता होता है, यानी पिता से प्राप्त जो लिंग गुणसूत्र होता है वो होता है, क्योंकि पिता का गुणसूत्र जो होता है, लिंग गुणसूत्र होता है वो एक्स और वाई होता है, और माता का जो गुणसूत्र होता है वो क्या होता है, दोनों एक्स होता है। यानी कि हर हालत में जो अगर बच्चा क्या है, फीमेल है तो इधर से यानी पिता से कौन सा गुणसूत्र आएगा, एक्स आएगा, और माता से भी क्या आएगा, एक्स आएगा। लेकिन अगर बच्चा क्या है, मेल है, तो इसका मतलब पिता से जो गुणसूत्र आ रहा है वो क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, और माता से क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। अर्थात बच्चे के लिंग के निर्धारण में पिता जिम्मेदार होता है, पिता का लिंग गुणसूत्र जो क्या होता है वो जिम्मेदार होता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 20, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है बहुदिशीय, द्विदिशीय, एक दिशीय, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट होगा, एक दिशीय, यूनि डायरेक्शनल होता है। यानी कि जो ऊर्जा होती है वो सर्वप्रथम कहाँ, उत्पाद में जाती है, यानी हरे पौधों में जाती है, फिर हरे पौधों से क्या, उपभोक्ता में जाती है। उपभोक्ता में सबसे पहले शाकाहारी जीवों में जाती है, उसके बाद मांसाहारी जीवों में जाती है, उसके बाद क्या होती है, सर्वाहारी जीवों में जाती है, और लास्ट में जो ऊर्जा होती है वो कहाँ चली जाती है, अपमार्जक या अपघटक के पास चली जाती है। तो आप देख रहे हैं ऊर्जा क्या सिर्फ एक ही दिशा में प्रवाहित होती हुई जा रही है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एक दिशीय होता है। तो दोस्तों ये 20 बहुविकल्पी प्रश्न थे। अब हम खंड बा देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर खंड बा का उपभाग 1 में कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो वर्णनात्मक प्रश्न है, जिसमें प्रश्न 21 का पहला प्रश्न है, तारों की तरह ग्रह टिमटिमाते हुए क्यों नहीं दिखाई देते, समझाइए। दोस्तों ये इसका आंसर आपको बुक में मिल जाएगा। अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा हिंट देते हुए चलूँगा कि कैसे आपको क्या करना है। एग्जैक्ट ऐसे ही प्रश्न आपको बोर्ड के एग्जाम में मिलेगा। जैसे कि इसका दूसरा प्रश्न है, विलंबित सूर्यास्त क्या होता है, उपर्युक्त चित्र सहित समझाइए। अब वहीं क्वेश्चन नंबर 22 है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इस दोष का निवारण कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आपको पता ही है क्वेश्चन 2 नंबर का। सबसे पहले आपको क्या करना है, निकट दृष्टि दोष की परिभाषा लिख देनी है, उसके बाद निकट दृष्टि दोष का निवारण लिख देना। सबसे पहले आपको व्यवस्थित तरीके से हेडिंग लगानी होगी, निकट दृष्टि दोष, उसके बाद परिभाषा लिखनी होगी, उसके बाद फिर निवारण हेडिंग लिखनी होगी और डिफिनेशन लिखनी होगी। आपको पता है कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की चीज़ें आपको दिखाई देती हैं लेकिन दूर की चीज़ें क्या होती हैं, वो हमें दिखाई नहीं देती। एक निश्चित सीमा के आगे की चीज़ें नहीं दिखाई देती। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस दोष में होता ये है, जो हमारा दूरबिंद होता है, जो स्वस्थ नेत्र के लिए अनंत होना चाहिए, वो खिसक करके और पहले आ जाता है। अब इस दोष का निवारण क्या है, इस दोष के निवारण के लिए आपको चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो आपको ऐसे बना करके ये लिख देना है। यही क्वेश्चन 22 का सेकंड प्रश्न जो है, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता की गणना ज्ञात कीजिए।
तो आपको पता है कि क्षमता का सूत्र होता है P इक्वल टू 1/F होता है। अगर आपको सेंटीमीटर में निकालना है तो 1 के स्थान पर आप क्या लिख दीजिए, 100 लिख दीजिए। अब यहाँ पर आप लिखेंगे 100 और फोकस दूरी हमें दे रखा है 50 सेंटीमीटर, तो आप -50 रखेंगे क्योंकि ये लेंस जो है अवतल लेंस है और अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होती है। इसको आप काट दीजिए, ये आ जाएगा आपका -2 और इसका क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, तो आप -2D लिख देंगे यानी -2 डायोप्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का पहला प्रश्न, किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों ये भी आप लोगों को अच्छी तरह बताया गया है कि जो प्रतिरोध होता है वो चालक के क्या मोटाई पर निर्भर करता है, यानी तार जितना ज़्यादा मोटा रहेगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होता है। और तार के लंबाई पे भी निर्भर करता है, यानी प्रतिरोध जो होता है वो तार के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तार जितना ज़्यादा लंबा रहेगा प्रतिरोध उतना ज़्यादा रहेगा और तार जितना छोटा रहेगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम रहेगा। और तीसरी जो चीज़ है, प्रतिरोध जो होता है किसी तार के पदार्थ पर भी निर्भर करता है, यानी वो जो तार है वायर है वो किस मटेरियल का बना है उस हिसाब से उसका प्रतिरोध घटता बढ़ता रहता है। अब वहीं हम सेकेंड प्रश्न की इसकी बात करें तो प्रतिरोधों का पार्श्व संयोजन क्या होता है, इसको सूत्र सहित समझाइए। तो सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा को कुछ प्रतिरोध के माध्यम से क्लियर करता हूँ। एक छोटा सा मैं चित्र बना रहा हूँ जिसमें मैं 3 प्रतिरोध ले रहा हूँ, ये पहला और ये दूसरा प्रतिरोध और ये तीसरा प्रतिरोध है। अब हमें बोल रहा है पार्श्व संयोजन क्या होता है। पार्श्व संयोजन में दोस्तों क्या होता है कि जितने भी प्रतिरोध रहते हैं उनका पहला वाला सिरा आपस में जुड़ा होता है और जो दूसरा सिरा होता है वो आपस में एक साथ जुड़ा रहता है। तो प्रतिरोधों के इस प्रकार के संयोजन को हम क्या बोलते हैं, पार्श्व संयोजन। यानी आपको हेडिंग लगानी होगी पार्श्व संयोजन और उसमें लिखना होगा कि जब विभिन्न प्रतिरोधों का पहला सिरा आपस में एक साथ जुड़ा हो और दूसरा सिरा आपस में एक साथ जुड़ा हो तो प्रतिरोधों के इस प्रकार के संयोजन को हम पार्श्व संयोजन कहते हैं। और आपको एक इमेज छोटा सा बना देना है जिससे कि क्या हो, एग्जामिनर प्रभावित हो जाए और आपको अच्छा नंबर दे के जाए। और कह रहा है कि इसको सूत्र सहित समझाइए, तो इसका सूत्र आपको लिख लेना है। प्रतिरोधों का जो समतुल्य प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ऐसे आप डॉट डॉट करते जाएंगे, यानी कि जितने भी प्रतिरोध होंगे सब ऐसे क्या होंगे, व्युत्क्रम करके जोड़ते हुए चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का पहला प्रश्न है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है समझाइए। तो दोस्तों अगर मैं इसको लिख करके बताऊंगा तो वीडियो लंबी होती जाएगी, बस इसको ऐसे ही सुन लीजिए। फ्लेमिंग के अनुसार जब हम अपने दाएं हाथ की 3 उंगली कौन कौन सी, अंगूठा, तर्जनी और मध्यिका को इस प्रकार से लें कि वे परस्पर एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर हो या परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो। तो ऐसी स्थिति में अगर हमारी तर्जनी फिंगर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बता रही हो और अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को बता रहा हो या कुंडली के घूमने की दिशा को या गति को बता रहा हो, तो जो हमारी मध्यिका फिंगर होती है वो क्या होती है, कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा को बताती है। ऐसे आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से लिख देना है। उसके बाद सेकंड प्रश्न क्या कहता है कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है, इसका सूत्र समझाइए। तो दोस्तों आपको विद्युत धारा के तापीय प्रभाव की डेफिनेशन लिख देनी है। आप लिखेंगे कि जब क्या किसी उच्च प्रतिरोध वाले तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो जो तार होता है अत्यधिक गर्म होकर के ऊष्मा देने लगता है, जिसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल लिख देंगे, जैसे कि हीटर में जो स्प्रिंग लगी होती है वो नाइक्रोम के तार की बनी होती है, उसका प्रतिरोध इतना ज़्यादा होता है कि जब उसमें से विद्युत धारा जाती है तो वो तार इतना ज़्यादा गर्म होता है कि ऊष्मा हमें देने लगता है। उसी तरह बल्ब हो गया, तो ये सारे उपकरण जो हैं ये विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम करते हैं। अब कह रहा है कि इसका सूत्र लिखिए, यानी विद्युत धारा के द्वारा जो भी ऊष्मा कन्वर्ट होती है, ऊष्मा निकलती है, उसका सूत्र क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसके 2-3 सूत्र हैं। जैसे पहला सूत्र है H बराबर I²RT, दूसरा सूत्र है V²/R इंटू टी है। इसी तरह और है V इंटू क्यू है। इसी तरह और सूत्र है VIT। तो ये सब जो सूत्र हैं विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के सूत्र हैं, तो आप इनको याद कर लीजिएगा क्योंकि इस पर आंखिक प्रश्न भी लगाने को आ सकता है। अथवा अगर ये आप दोनों प्रश्न नहीं करना चाहते तो इसमें से आप दोनों ये कर सकते हैं, जिसमें ये पहला प्रश्न है कि 6 ओम प्रतिरोधक में प्रति सेकेंड
216 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर की गणना ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, आर का मान दे रखा है कितना, 6 ओम दे रखा है। उसके बाद हमें समय दे रखा है, समय कितना दे रखा है, प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड दे रखा है। और ऊष्मा कितनी उत्पन्न हो रही है, ऊष्मा मतलब एच की वैल्यू आपको दे रखा है कितनी, 216 जूल। और हमें पूछ क्या रहा है, आई प्रतिरोधक, यानी प्रतिरोधक किसे कहते हैं, जो धारा का विरोध करे, जिसमें धारा रुक रही है, यानी हीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें इसमें आई बताना है, आई फाइंड आउट करना है। और उसके बीच विभवांतर यानी वी भी, हमें वोल्टेज भी क्या करना है, फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हम आई फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों हम ये वाला सूत्र यूज करेंगे। यहाँ पर क्या है, एच के स्थान पर आप क्या रख देंगे, 216 इक्वल टू आई फाइंड आउट करनी है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। और आर की वैल्यू आपको दे रखा है 6 और समय दे रखा है 1। अब 6 का 1 में गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा। अब 6 से इसको काट दीजिए, इधर ले जा करके आ जाएगा 36, यानी आपका आई स्क्वायर बराबर आ जाएगा 36। अब ये स्क्वायर इस साइड आएगा तो रूट लग जाएगा, हो जाएगा आई बराबर कितना, और रूट में 6 × 6 और डबल है चूँकि ये, तो रूट से बाहर निकलेगा तो आई की वैल्यू जो आएगी वो 6 एम्पियर आ जाएगी। ठीक, अब हमें V की वैल्यू पता करना है, तो ओम का नियम लगा देंगे। V इक्वल टू होता है IR। अब V की वैल्यू पता करनी है तो इसको ऐसे ही रहने देना। I की वैल्यू आपको पता हो गई है कितनी, 6 एम्पियर, तो I के स्थान पर आप 6 रखेंगे। और R की वैल्यू आपको दे रखा है पहले से क्वेश्चन में 6 ओम, तो यहाँ पर आप रख दीजिए 6 ओम। दोनों का गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 36 वोल्ट। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा पहला वाला वो 6 एम्पियर और दूसरा 36 वोल्ट हो जाएगा। सेकंड प्रश्न हमें पूछ रखा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में जीवित तार, भूसंपर्क तार तथा उदासीन तार के आवरण के रंग लिखिए। तो दोस्तों आपको ये चीज़ याद ही रहनी चाहिए क्योंकि ये ऑप्शनल में भी पूछ सकता है। तो जो जीवित तार होता है उसका जो कलर होता है वो रेड होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, लाल रंग का होता है। वहीं भूसंपर्क जो तार होता है वो किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, हरे रंग का होता है। और उदासीन तार जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, यानी कि काले रंग का होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि ऑप्शनल में भी ये चीज़ आ सकती है। अब हम खंड बा का उपभाग 2 देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 25 में हमें क्या बोल रखा है, निम्नलिखित अपक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अब इसमें पहला क्वेश्चन है जिंक कार्बोनेट है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका सूत्र लिख लेना है। जिंक कार्बोनेट का सूत्र होता है ZnCO3 और इधर जिंक ऑक्साइड का सूत्र होता है ZnO और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। अब इसको क्या करना है, हमें बैलेंस करना है। तो दोस्तों ये रिएक्शन हमारी पहले से ही बैलेंस लग रही है क्योंकि इसमें जिंक इस साइड एक है और इधर भी जिंक एक ही है, कार्बन इधर एक है और इधर भी कार्बन एक ही है। ऑक्सीजन इधर 3 है और इधर ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 3, एक इधर 2 इधर, कुल 3 परमाणु। तो दोस्तों ये पहले से ये रिएक्शन क्या है, संतुलित है। अब देखते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को हम लिखते हैं H2 और क्लोरीन को लिखते हैं Cl2 और इधर क्या हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका सूत्र होता है HCl। अब देखिए दोस्तों इधर हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन भी 2 है और इधर उत्पाद साइड में जो है हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन भी 1 है। तो इधर आप 2 का गुणा कर दीजिए, यानी आगे आप 2 लिख दीजिए, तो हाइड्रोजन की संख्या 2 हो जाएगी और क्लोरीन की संख्या 2 हो जाएगी। इस तरह से ये जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एरो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो सबसे पहले मैग्नीशियम का सिंबल लिख लेते हैं Mg। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl और मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है MgCl2 और हाइड्रोजन का एक अणु का जो सूत्र होता है वो H2 होता है। अब इसको हमें बैलेंस करना है। देखिए इधर मैग्नीशियम कितना है, 1 है और इधर भी मैग्नीशियम 1 है। इधर क्लोरीन 2 है लेकिन इधर क्लोरीन 1 ही है, तो आप इधर 2 का गुणा कर दीजिए। अब क्लोरीन 2 इधर भी हो गया, इधर भी 2 हो गया। अब हाइड्रोजन इधर 2 हो चुका है, इधर भी हाइड्रोजन 2 हो चुका है। तो दोस्तों ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 4, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, एरो का निशान पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सूत्र लिख लेंगे। पोटेशियम ब्रोमाइड का सूत्र होता है KBr और बेरियम आयोडाइड का सूत्र होता है BaI2। पोटेशियम आयोडाइड का सूत्र हो जाएगा Ki, बेरियम ब्रोमाइड का सूत्र हो जाएगा Br2 हो जाएगा। दोस्तों इसको आप बैलेंस कर लेना है। पोटेशियम इस साइड एक है और इधर भी पोटेशियम एक है, और इधर ब्रोमीन कितना है, एक है, और इस साइड ब्रोमीन कितना है, 2 है। तो आपको यहाँ पे क्या कर देना है, 2 का गुणा कर देना है। अब ब्रोमीन इधर भी 2 हो गया और इस साइड भी आपका ब्रोमीन 2 हो गया, लेकिन इधर पोटेशियम 2 हो गया और इधर पोटेशियम एक ही है, तो 2 का यहाँ पे आप गुणा कर दीजिए, तो पोटेशियम की संख्या भी क्या हो गई, बराबर हो गई। अब आते हैं बेरियम पर। बेरियम इस साइड एक है और इधर भी क्या है, बेरियम एक ही है। आयोडीन इस साइड 2 है और इधर भी आयोडीन क्या है, 2 है। तो दोस्तों ये रिएक्शन जो है बैलेंस हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें पहला प्रश्न है रासायनिक समीकरण देते हुए कारण सहित समझाइए। तनु H2SO4 में जिंक डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है परंतु सिल्वर डालने पर नहीं। तो दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर है कि जो सिल्वर है इसकी विद्युत रासायनिक श्रेणी जो है वो क्या है, हाइड्रोजन से कम है, यानी जो सिल्वर है वो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है। इसलिए क्या करते हैं, जब हम H2SO4 में सिल्वर डालते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस नहीं दे पाती है। यानी कहने का मतलब जब Ag किसके साथ, H2SO4 के साथ रिएक्शन करती है तो यह हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि जो सिल्वर की विद्युत रासायनिक सक्रियता श्रेणी है वो हाइड्रोजन से कम है, हाइड्रोजन से नीचे है, इसलिए। वहीं अगर जिंक की बात करें तो जिंक जब इसमें डाला जाता है H2SO4 में तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस देता है और साथ में क्या देता है, लवण देता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। सेकेंड क्वेश्चन है कार्बन के सहसंयोजी आबंधन को समझाइए। तो दोस्तों इसको आप आसानी से लिख सकते हैं कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, वो कैसे जुड़ता है, कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड होता है उनके बीच क्या ऊर्जा है। तो इसको ऐसे थोड़ा सा डिटेल में आपको क्या करना है, लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। दोस्तों जिसमें ये पहला है यानी का प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि इसका हमें नाम बताना है। तो आप इसमें गिनेंगे कितने कार्बन है, 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोप। अब इनके बीच सिंगल बॉन्ड है तो आप लिखेंगे एन। और कौन सा क्रियात्मक समूह है, एल्कोहल, तो एल्कोहल के लिए हम क्या लिखते हैं, ऑल। सब एक ही में मिला देंगे तो बन जाएगा प्रोपेनॉल, नॉल। यानी ये जो यौगिक है इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। उसी तरह इसमें आप सबसे पहले कार्बन गिनेंगे, कितने कार्बन है, 3, तो लिखेंगे प्रोप। और सबके बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब कार्बन आप जब गिनेंगे तो इधर से गिनेंगे, जिधर से ये छूटने वाली जो चीज़ है जिसको हम पूर्वलग्न बोलते हैं, नज़दीक पड़े उधर से गिनते हैं। क्लोरीन छूट रहा है तो क्लोरीन को हम बोलते हैं क्लोरो, इसको सबसे पहले आगे लिखेंगे क्लोरो। ये कितने नंबर वाले कार्बन से जुड़ा, पहले वाले, तो 1 क्लोरो प्रो प्लस एन, यानी मिला के पढ़ेंगे तो 1 क्लोरो प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको ये IPAC नामकरण पूछता है तो आपको तैयार रखना होगा। सेकंड प्रश्न है क्या होता है जब, ब्रैकेट में आपका दे रखा है केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। आपको इसका रासायनिक समीकरण लिखना है और इसका समीकरण लिखना है। तो सबसे पहले हम का वाले प्रश्न का रासायनिक समीकरण देखेंगे। कह रहा कि एथेनॉल क्षारीय के MnO4 से अभिक्रिया करता है। यानी कहने का मतलब है जब एथेनॉल पोटेशियम पर मैग्नेट से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा। तो दोस्तों एथेनॉल का सबसे पहले आप सूत्र लिखेंगे C2H5OH KMnO4 के उपस्थिति में रिएक्शन करेगा तो क्या देगा। तो दोस्तों जब ये KMnO4 के उपस्थिति में रिएक्शन करता है तो सबसे पहले क्या होता है, आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है जिसका सूत्र होता है CH3COOH होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। वहीं सेकंड प्रश्न इसका है खा वाला, एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। तो हमने यहाँ पर लिख रखा है कि जब एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करती है तो सोडियम एसीटेट बनता है और जल बनता है, साथ में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्वेश्चन नंबर 27 का अगला जो प्रश्न है यानी तीसरा वाला प्रश्न है वो क्या है, निम्नलिखित यौगिकों में क्रियात्मक समूह को पहचानिए।
सबसे पहले हम का वाला प्रश्न देखेंगे। आपको कुछ नहीं करना, क्रियात्मक समूह को पहचानने का तरीका है कि सी से देखो क्या क्या जुड़ा है। तो यहाँ पर सी से जुड़ा है ओ और एच, ओ और एच, और जहाँ पर ओ एच होता है वो कौन सा समूह होता है? एल्कोहल समूह होता है, एल्कोहल समूह होता है। उसी तरह खा वाले प्रश्न में कौन सा समूह हो जाएगा? सी से क्या जुड़ा है? एक ओ जुड़ा है और ओ एच जुड़ा है। तो जहाँ पर ये ऐसा दिखाई दे तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये कौन सा समूह है? कार्बोक्सिलिक समूह है या कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। अथवा आप क्या कर सकते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। एस्टरीकरण, समजातीय श्रेणी, कार्बन की चतुर्थ संयोजक प्रकृति के बारे में आपको क्या लिखना है। एस्टरीकरण क्या होता है दोस्तों? जब क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी RCOOH और क्या एल्कोहल यानी ROH आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? ईस्टर बनता है, जिसका सूत्र होता है RCOO और R, और क्या बनता है साथ में? जल बनता है। यानी कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल आपस में मिलते हैं तो ईस्टर बनता है और जल बनता है। इसी ईस्टर बनने को ही हम क्या कहते हैं? एस्टरीकरण कहते हैं। इस चीज़ को आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम क्या ले लेते हैं? CH3COOH एक अम्ल ले लेते हैं और दूसरा एक एल्कोहल ले लेते हैं C2H5OH ले लेते हैं। अब इसका हम रिएक्शन करवाते हैं। तो रिएक्शन करवाएंगे तो दोस्तों हम यहाँ से क्या करेंगे? ये H निकाल देंगे और इधर से OH निकाल देंगे। H और OH निकाल करके हम लिख देंगे यहाँ पर ऐसे, दोनों मिला के लिख देंगे H2O, और बाकी जो बचा है उसको आप एक साथ लिख दीजिए CH3COO, और इधर से आप लिख देंगे क्या? C2H5। ये एक ईस्टर है जो कि एक लवण ही होता है। तो आपको इसकी डिफिनेशन ऐसे लिखनी है कि जब कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल आपस में रिएक्शन करते हैं तो ईस्टर बनता है। इसे ईस्टर बनने को ही हम क्या कहते हैं? एस्टरीकरण लेते हैं। उसी तरह आपको सेकेंड प्रश्न में क्या कह रहा है? समजातीय श्रेणी लिखनी है। तो आप लिखेंगे कि कार्बनिक यौगिकों के बीच एक ऐसी श्रेणी जिसमें CH2 का अंतर पाया जाए, या क्या 14 अणुभार का अंतर पाया जाए। ऐसी श्रेणी को हम क्या बोलते हैं? समजातीय श्रेणी कहते हैं। वहीं कार्बन की चतुर्थ संयोजक प्रकृति, तो ये वाला प्रश्न पीछे आया था तो उसी को क्या करना है? शॉर्ट में लिख देना है। तो आप चाहे ये तीसरा वाला प्रश्न करो या उसके बदले ये तीनों प्रश्न करो, बात एक ही है। अब चलिए हम देखते हैं इसका उपभाग 3। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है विभिन्न पोषक स्तर की उपयुक्त उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों पोषक स्तर की आपको डेफिनेशन लिखनी होगी, पोषक स्तर क्या होता है, और विभिन्न पोषक स्तर का उदाहरण सहित आपको क्या करनी होगी? व्याख्या करनी होगी। सबसे पहले आप एक पोषक स्तर का ऐसे एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें नीचे क्या लिखेंगे? उत्पाद लिख देंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे? उपभोक्ता। उपभोक्ता में आप क्या लिखेंगे? पहला वाला उपभोक्ता, ऐसे प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता, उसके बाद क्या लिखेंगे? तृतीयक उपभोक्ता, उसके बाद लास्ट वाले में आप लिखेंगे क्या? अपघटक। और उसके बाद इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना। उत्पाद में आप लिख देंगे जैसे हरे पौधे आ गए। प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी जीव आते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता में निम्न कोटि के मांसाहारी जीव आते हैं, और तृतीयक उपभोक्ता में कौन आते हैं? उच्च कोटि के मांसाहारी जीव आते हैं जैसे मनुष्य, और अपघटक में बैक्टीरिया वगैरह आप क्या करेंगे? लिख देंगे। तो ये आपको 4 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर आप क्या करिए? संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। जैसे पहला है जैव निम्नकरणीय पदार्थ क्या होता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जैव निम्नकरणीय वे पदार्थ होते हैं जो जैविक प्रक्रम द्वारा क्या होते हैं? आसानी से अपघटित हो जाते हैं, यानी जो वातावरण में आसानी से सड़ गल करके समाप्त हो जाते हैं, उन्हें हम जैव निम्नकरणीय पदार्थ कहते हैं। जैसे क्या? सब्जियों के छिलके, पेपर, ये सारी जो चीज़ें वो जैव निम्नकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। वहीं मुकुलन क्या होता है? मुकुलन एक जनन की विधि है जो बहुकोशिकीय जीवों में होता है या बहुकोशिकीय पौधों में होता है। इसकी डिफिनेशन आप कैसे लिख सकते हैं? इसमें लिखेंगे कि जब जनन कोशिका में क्या होता है? एक छोटा सा उभार उत्पन्न होता है, तो उस उभार को हम मुकुल कहते हैं, और ये मुकुल धीरे धीरे क्या होता है? समय के साथ बड़ा होता जाता है, और बड़ा होकर के एक क्या? नए पौधे का क्या ले लेता है? रूप ले लेता है, और अपने क्या? मातृ कोशिका से या मातृ पौधे से अलग हो जाता है। जनन की इसी विधि को हम क्या बोलते हैं? मुकुलन बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? मानव मस्तिष्क की संरचना आपको बनानी है। तो ये आपको एक
अच्छे से ग्राफ तैयार कर लेना है मानव मस्तिष्क का, ताकि आसानी से आपको 1 या 2 नंबर मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्सर्जन क्या है? मानव में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको उत्सर्जन की डिफिनेशन लिखनी होगी कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का निकलना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। उसके बाद मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र आपको क्या करना है? वर्णन करना है। यानी आपको किडनी का क्या बना देना है? चित्र बना देना है। उसमें उसके विभिन्न भागों का नाम वगैरह लिख करके क्या कर देना? सचित्र वर्णन कर देना है। 1 नंबर आपको डिफिनेशन पे मिलेगी और 3 नंबर चित्र और उसके नामकरण पे मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए। पहला है, शुक्राणु निर्माण में हार्मोन्स की भूमिका क्या होती है? ये आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है, जनन में पराग कणों की भूमिका क्या है? तो इसको आपको क्या करना है? डिफिनेशन लिखना है, थोड़ा सा विस्तृत लिखना है, क्योंकि ये 3-3 नंबर की है। टोटल ये 6 नंबर का प्रश्न है। अथवा अगर ये नहीं आपको आता है तो आप क्या कर सकते हैं? ये दोनों प्रश्न आप कर सकते हैं, जिसमें पहला प्रश्न क्या है? F2 यानी दूसरी वाली पीढ़ी में दृश्य प्रारूपी यानी फिनोटाइप अनुपात की गणना कीजिए जब लंबे तने व गोल बीज वाले मटर के पौधों का संकरण बौने तने व झुर्रीदार बीज वाले मटर के पौधों के मध्य कराया जाता है। तो दोस्तों यानी कि आपको क्या करना है? मेंडल का जो होता है तृतीय नियम वो आपको लिखना होगा यहाँ पर और उसका सचित्र वर्णन करना होगा। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में पूरा तो आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो फिनोटाइप का अनुपात होगा वो कितना होगा? 9:3:3:3:1 के अनुपात में होंगे। और जब आप क्रॉस कराएंगे तो कुल कितने पौधे बनेंगे? टोटल 16 पौधे बनेंगे। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। तो मेंडल के 3 नियम हैं और तीनों इम्पॉर्टेंट है। ये तीनों नियम आप तैयार कर लेना। तीनों में से एक नियम जरूर आपके पेपर में देखने को मिलेगा। अब वहीं सेकेंड प्रश्न की बात करें तो मानव में थायराइड व एड्रेनलिन ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन्स के कार्य लिखिए। दोस्तों आपके इस पेपर का एनालिसिस कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और सबसे ज़रूरी ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी बोर्ड की तैयारी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो सके। जय हिंद, जय भारत।